हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का जो जिक्र है मेनली संविधान के आर्टिकल 280 के अंदर किया गया है। प्रेसिडेंट जो है इसके चेयरपर्सन और इसके बाकी के जो 4 मेंबर है इनका अपॉइंटमेंट करता है हर एक 5 साल के बाद। ओके, मतलब एवरी 5 years प्रेसिडेंट अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड अदर 4 members। तो अभी जो है ये है फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, जो कि मेनली 2021-22 से लेके 2025 और 26 तक के लिए बनाया गया था। देन इसके जो चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है मेनली इसके लिए पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देन ओनली फाइनेंस कमीशन का मेंबर हो सकता है और उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। और बाकी के जो चार मेंबर है अदर 4 members, ये जुडिशरी से, अकाउंट से, देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग फील्ड में से होने चाहिए। जुडिशरी से एक होगा, अकाउंट से एक होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से 1 एंड इकोनॉमिक्स से 1। देन ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका क्या मकसद है, ये किस लिए अपॉइंट किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी ग्रांड इन एड हो गया या जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया जाएगा। और ये एवरी 5 years के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। अब देखते ये क्या क्या रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि ये जब फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बनाता है तो वो रिपोर्ट मेनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। तो इसमें क्या क्या वो रिकमेंडेशन देता है मेनली फाइनेंस कमीशन? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि जो नेट प्रोसीड टैक्स, जो टैक्स के टोटल नेट, उसका कौन से आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, सेंटर और स्टेट के बीच में कितना परसेंट किया जाएगा, ये बताता है फाइनेंस कमीशन। देन ये तो हो गया टैक्स से रिलेटेड। देन ग्रांडिंग रेट कितना देना चाहिए, इसके लिए क्या प्रिंसिपल्स है बिटवीन द, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में, ये कहाँ से दिया जाता है? ये ग्रांडिंग रेट ये दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। ग्रांडिंग रेट क्या है? एक हेल्प है जो कि मेनली स्टेट को की जाती है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से स्टेट के लिए एक हेल्प ही की जाती है। ओके, तो वो कौन से आधार पे करनी चाहिए? व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट शुड बी ओके kept in mind by the center while giving the grant in aid to the state। तो मेनली जो ग्रैंड इन एड दिया जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिया जाता है। देन और सजेशन देता है कि जो स्टेट है आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनको किस तरह से इनको पेड किया जाए, कितना अमाउंट पेड किया जाए, इसका सजेशन देता है। तो ये मेनली रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1, बेसिक बताता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो नेट टैक्स होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कितना कितना मतलब परसेंटेज बांटना पड़ेगा, इसका रिकमेंडेशन देता है सेंटर को। देन ग्रैंड इन डेट कितना देना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स पे देना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स पे देना चाहिए, ये मेनली दिया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। फिर जो स्टेट ऑफ आसाम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनको कितना अमाउंट पे करना चाहिए, तो ये भी सजेस्ट करता है कमीशन, फाइनेंस कमीशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ये जो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है और इसके साथ अपना एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम देता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। तो फिर इसके बाद ये जो रिकमेंडेशन है ये प्रेसिडेंट को दिया जाता है। फिर प्रेसिडेंट उसको कहा उसको जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों सदन में इसको रखता है। देन ये जो फॉर्मेशन होता है फाइनेंस कमीशन का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन हो जाता है बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बीच में, फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन रहता है। जिससे क्या होता है, मेनली सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी टाइप, मतलब एक कोऑर्डिनेटिंग बढ़िया रहता है उनका दोनों का, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। तो ये एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भी टाइप काम करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविधान के अंदर ऐसे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि जो रिकमेंडेशन देगा, दिस आर द रिकमेंडेशन मेनली, तो जो रिकमेंडेशन देगा वो बाइंडिंग रहेंगे किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। ये कहीं पे भी नो वेयर इट इज़ रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शंस हो गया मेनली गवर्नमेंट के पास कि वेदर दैट रिकमेंडेशन दे एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है,
जो सरकार है उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और अपने हिसाब से या मॉडिफाई भी कर सकता है। इस तरह से मेनली फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को देखा जाता है। इसके बाद जो 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके जरिए एक नया प्रोविजंस आया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके जरिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसे सेंटर का फाइनेंस कमीशन होता है वैसे स्टेट के लिए भी एक सेपरेट फाइनेंस कमीशन की बात हुई फ्रॉम द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसका क्या मतलब हुआ स्टेट फाइनेंस कमीशन का? जिस तरह से ये जो फाइनेंस कमीशन होता है ऑफ इंडिया, वो स्टेट मतलब सेंटर, ओके, एंड स्टेट के बीच में कितना कितना परसेंट फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सेम वे ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये स्टेट और जो लोकल बॉडीज होगी, ठीक है, उनके इन दोनों के बीच में कितना फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये बताता है मेनली स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये भी हर 5 साल के लिए क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरह से हमने मेनली फाइनेंस कमीशन को जाना, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी जाना, सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है उसको भी जाना, उसके काम भी जाना, दोनों के काम जाना। ये सेंटर और स्टेट के लिए होता है, और ये होता है मेनली स्टेट और जो लोकल बॉडीज़ है उसके लिए होता है। और वो क्या क्या रिकमेंडेशन देता है कमीशन टू द प्रेसिडेंट को, क्या क्या रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट, जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होते या नहीं होते, फिर जो रिकमेंडेशन आते हैं क्या मतलब वो फिर कहाँ रखे जाते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर रखे जाते हैं फॉर द डिस्कशन एंड डिबेट पे। ठीक है, इस तरीके से मेनली हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल में जाना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्शन कमीशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।